हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 में मैं डेप्रिसिएशन का जो बेसिक है वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। वो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी वीडियोस, और भी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। और पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, और मैं आप लोगों के साथ काफ़ी इजी वे में डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोला जाता है इसको। ठीक है, अब आप पहले समझिए इसके बारे में कि होता क्या है। दिस मेथड इज ऑल्सो टर्म्ड एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। देखो, कोई भी चीज़ है उसका जो अदर नेम होता है वो आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि हो सकता है आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। आपसे पूछा जा सकता है स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, आपसे पूछा जा सकता है इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड क्या होता है, या फिर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। तो कोई भी नाम आए आपको पता होना चाहिए कि हमने एक ही चीज़ लिखनी है, तो आपको अदर नेम्स पता होने चाहिए। ठीक है, अब हम इसे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्यों बोलते हैं? बिकॉज अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। जो उस एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट है, मैं अभी आपको एक एग्जांपल देके भी समझाऊंगी, फिर आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। पहले आप अपना बेसिक क्लियर कीजिए। इसको हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इस मेथड में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो उस एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट पे करते हैं, एंड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स इक्वल फ्रॉम ईयर टू ईयर। तभी तो हम इसको इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोल रहे हैं, क्योंकि जो हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट है ना वो फिक्स्ड रहने वाला है ईयर टू ईयर, ऐसा नहीं है वो चेंज होगा। ठीक है, और क्या है इसके बारे में? Under this method, the amount of depreciation is calculated by deducting the scrap value from the original cost of the asset and then by dividing the remaining balance by the number of year of its estimated life. मैंने आप लोगों को जो पार्ट 1 था, पार्ट 1 में आपको बताया था कि जब हमें अमाउंट निकालना होता है डेप्रिसिएशन का, तो कुछ फैक्टर्स है जो हमें ध्यान रखने होते हैं। फर्स्ट क्या था? हम एस्टिमेट करते हैं क्या चीज़? यूज़फुल लाइफ, कि ये एसेट हमारे लिए कितना टाइम प्रॉपर काम करेगी। दूसरा हम देखते हैं कि इसकी स्क्रैप वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, और तीसरा हम देखते हैं कि तीसरा हमारे पास जो उसकी कॉस्ट होती है। तो हम क्या करते हैं, स्क्रैप वैल्यू को ओरिजिनल कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं, और जो बाकी का बचता है उसको नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर देते हैं जो इसकी यूज़फुल लाइफ के। अभी आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगी। The depreciation so calculated and charged annually will reduce the original cost of asset to zero और इट्स स्क्रैप वैल्यू। तो आप ध्यान रखना, जो हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या फिर इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड है, उसमें जब हम हर साल डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, इक्वल डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो या तो ओरिजिनल कॉस्ट जो है एसेट की वो जीरो पे आ जाएगी, या फिर जो भी हमने स्क्रैप वैल्यू देखी है, जो हमने एस्टिमेट की है। ठीक है, एज द केस मे बी एट द एंड ऑफ इट्स एस्टिमेटेड लाइफ। ठीक है, अब आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसमें फॉर्मूला क्या रहता है, स्ट्रेट लाइन मेथड में फॉर्मूला क्या रहता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ध्यान रखना, बहुत आप लोगों के लिए ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है। ओके, देखिए, ईयरली डेप्रिसिएशन मतलब हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगने वाला है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, उसमें से माइनस कर देंगे हम जो एस्टिमेट करते हैं कि ये इसकी स्क्रैप वैल्यू होगी, डिवाइडेड बाय द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट। ठीक है, for example, if the original cost of the asset is rupees 1 lakh and its scrap value is likely to be rupees 15,000 after its estimated life of 10 years, तो डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ विल बी, हर साल हम क्या करेंगे, देखो ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख है, माइनस कर देंगे एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू जो कि 15,000 है, डिवाइडेड बाय जो कि हम इसकी यूजफुल लाइफ मान रहे हैं 10 ईयर्स। ठीक है, तो 1 लाख माइनस 15,000 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आपका क्या आएगा, 85,000 डिवाइडेड बाय 10, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 8500 एवरी ईयर इसका डेप्रिसिएशन आएगा। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस मेथड के क्या क्या मेरिट्स हैं, या फिर आप कह सकते हो कि इस मेथड के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। ठीक है,
सबसे पहला है सिंप्लिसिटी। सिंपल तो है ही, क्योंकि आपने एक बार वो निकाल लिया डेप्रिसिएशन, ठीक है, हर साल वही इक्वल डेप्रिसिएशन लगने वाला है, ठीक है। अब ये एक सिंप्लिसिटी हो गया। दूसरा क्या है, इक्वालिटी ऑफ डेप्रिसिएशन बर्डन। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे सिर्फ डेप्रिसिएशन बर्डन की बात हो रही है। अगर यहाँ पे रिपेयर चार्जेस की भी बात करेंगे ना डेप्रिसिएशन के साथ साथ, तो रिपेयर चार्जेस में जो है ये एक अलग चीज़ आ जाएगी, वो भी मैं आपको इसकी लिमिटेशन में बताऊंगी वो क्या होता है। ध्यान रखना, अगर हम डेप्रिसिएशन प्लस रिपेयर चार्जेस को मिला के देखेंगे तब इस मेथड में इनइक्वालिटी आती है। अभी वो क्यों आती है वो मैं आपको इसके लिमिटेशन में बताऊंगी। बस आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि हर साल यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वल अमाउंट आ रहा है डेप्रिसिएशन का, तो हर साल इक्वालिटी है ना डेप्रिसिएशन बर्डन की। सो अंडर दिस मेथड इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट ऑफ ईच ईयर, सो द बर्डन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन ईच ईयर्स नेट प्रॉफिट इज इक्वल, ठीक है। अब क्या होता है, थर्ड एडवांटेज है, एसेट कैन बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। अब मैंने आपको बताया इसके इंट्रोडक्शन में कि जो बुक वैल्यू है ना एसेट की, वो या तो नेट स्क्रैप वैल्यू में रिड्यूस हो जाएगी या फिर जीरो वैल्यू में, ठीक है, क्योंकि हर साल आप इक्वल डेप्रिसिएशन लगा रहे हो। जबकि ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती अंडर सम अदर मेथड जो हम आगे डिस्कस करेंगे। फोर्थ एडवांटेज क्या है, नॉलेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एंड अप टू डेट डेप्रिसिएशन। यहाँ पे डेप्रिसिएशन, ठीक है, इसका एंड यहाँ पे है। अब क्या होता है, इसी मेथड से हमें ओरिजिनल कॉस्ट जो है बैलेंस शीट के दिखाते रहते हैं और अप टू डेट डेप्रिसिएशन, यानी कि आप ऐसे दिखाते, जैसे सपोज कोई मशीनरी है 10 लाख, ठीक है। अब क्या करेंगे, उसमें जो हर साल उसमें से हम डेप्रिसिएशन अप टू डेट कितना होता जा रहा है लेस, वो हम दिखाएंगे। तो दोनों चीज़ें हम देख सकते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट और अप टू डेट डेप्रिसिएशन। एज सच द इंफॉर्मेशन ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट एंड इट्स अप टू डेट डेप्रिसिएशन इज अवेलेबल एट एनी टाइम, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके डीमेरिट्स की। देखो, इसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं हमारे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड की। अब वो क्या क्या हैं, देखो, मेरिट्स तो हमने पढ़ ली। अब डिफ़िकल्टी इन कंप्यूटेशन, वैसे तो हमने सिंप्लिसिटी बोला कि इसका एडवांटेज है, लेकिन किस सिचुएशन में इसकी कैलकुलेशन में डिफ़िकल्टी आती है वो समझिए आप। व्हेन देयर आर डिफरेंट मशीन्स हैविंग डिफरेंट लाइफ स्पैन्स, यानी कि अगर एक मान लो बिजनेस है काफ़ी बड़े लेवल पे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मशीनरी यूज़ करते हैं और हर मशीनरी का लाइफ स्पैन अलग अलग है। सपोज़ कोई हमारी 10 ईयर्स के लिए है, कोई आपकी 11 ईयर्स के लिए है, कोई 12 ईयर्स के लिए है, तो जो कॉम्पिटिशन है डेप्रिसिएशन का वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, क्योंकि हमें जो डेप्रिसिएशन है वो हर मशीन पे विल हैव टू बी कैलकुलेटेड सेपरेटली, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अनइक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम। ये अभी आपको याद होगा जो हमने इसका एडवांटेज पढ़ा था कि इक्वल डेप्रिसिएशन बर्डन, हमने पढ़ा था कि जो डेप्रिसिएशन बर्डन है वो इक्वल रहता है, लेकिन वो सिर्फ डेप्रिसिएशन बर्डन की बात थी। अगर इसके साथ मैं रिपेयर्स भी ऐड कर दूँ, आप एक कॉमन सेंस लगाइए कि जब मशीन लेते हैं हम, तो जो हमारे स्टार्टिंग के इनिशियल ईयर होते हैं उसमें रिपेयर की जो है ज़रूरत कम पड़ती है, क्योंकि मशीन प्रॉपर काम कर रही है। जबकि जो लास्ट की ईयर्स होते हैं उसमें रिपेयर्स हमें ज़्यादा चाहिए होती है, यही होता है ना। अब है क्या, इसमें क्या केस होता है कि डेप्रिसिएशन तो आपका हर साल इक्वल लग रहा है, तो स्टार्टिंग के ईयर्स में क्या होता है, रिपेयर चार्जेस लेस होते हैं। तो जो टोटल बर्डन है, अगर हम बात करें रिपेयर, ठीक है, रिपेयर प्लस डेप्रिसिएशन की, तो जो स्टार्टिंग के ईयर्स है उसमें तो वो लेस होगा क्योंकि रिपेयर हम कम कर रहे हैं। बाद में क्या होगा, डेप्रिसिएशन तो उतना ही लग रहा है बट रिपेयर चार्जेस बढ़ जाएंगे, तो बाद के सालों में वो ज़्यादा हो जाएगा, तो अनइक्वल चार्ज हो जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेना, ठीक है। सो रिपेयर चार्जेस गो ऑन इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर एज द एसेट बिकम ओल्डर, जैसे मैंने आपको बताया पुरानी होती जाती है। But as the equal depreciation is charged under this method each year, the total burden charged to P&L account in respect of depreciation and repairs put together will not be equal, क्योंकि जो total burden है earlier years में तो lighter कम होगा, जबकि later बाद की years में वो क्या होगा, heavier होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका डीमेरिट है, अनड्यू प्रेशर इन लेटर ईयर्स क्या, देखो, इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट द एफिशिएंसी एंड यूजफुलनेस ऑफ अ मशीन इज मोर इन द अर्लियर ईयर इन कंपैरिजन टू लेटर ईयर। स्टार्टिंग के ईयर में जो एफिशिएंसी है वो क्या होती है, हमारी ज़्यादा होती है,
और अगर हम कंपैरिजन करें लेटर ईयर से, तो क्या होगा, इसी के अकॉर्डिंग तो हमें मोर डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए अर्लियर ईयर्स में इन कंपैरिजन टू द लेटर ईयर्स, वेयर एज डेप्रिसिएशन तो कांस्टेंट रह रहा है, तो अनड्यू प्रेशर आ जाता है बाद के सालों में। नेक्स्ट है अनरियलिस्टिक टू राइट ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट टू जीरो। अभी हमने पढ़ा था कि इस पे हम ऐसे हर साल इक्वल डेप्रिसिएशन लेस कर रहे हैं तो एसेट की जो वैल्यू है एट द एंड जीरो आ जाती है या फिर स्क्रैप वैल्यू में। समटाइम्स इवन आफ्टर द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज रिड्यूस टू जीरो इन द बुक्स में जीरो है लेकिन हम उसको कॉन्टिन्यूसली अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं, तो ये तो अनरियलिस्टिक चीज हो गई ना, ठीक है। और क्या डिफिकल्टी है, डिफिकल्ट इन द डिटर्मिनेशन ऑफ स्क्रैप वैल्यू। हम स्क्रैप वैल्यू ये मानते हैं कि जब बिल्कुल इसका एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी तो कितने कबाड़ में बिक जाएगी, मतलब कबाड़ में कितने की बिक जाएगी। सो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू असेस द ट्रू स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट आफ्टर लॉन्ग पीरियड, कि 15 या 20 सालों के बाद सपोज कितनी की हो जाएगी स्क्रैप वैल्यू, क्या होगी, तो ये बहुत डिफिकल्टी है, ठीक है। ये डीमेरिट्स हैं। अब हम कहते हैं कि ये वाला जो मेथड है ये कहाँ सुटेबल होगा। So this method is suitable for those assets whose useful life can be estimated accurately, जिनकी हम useful life को estimate कर सकते हैं accurately और जिनको ज़्यादा खर्चे नहीं चाहिए रिपेयर और रिन्यूअल्स पे, ठीक है। तभी हमारा जो बर्डन है वो बैलेंस हो पाएगा, ठीक है। आई होप का आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। हैव अ नाइस डे।